तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास की फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक हमारे पास रहने वाला है आज। और एग्जाम में काफी बार ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है, या तो इसका खुद का डेरिवेशन यानी सूत्र स्थापना एग्जाम में पूछ ली जाती है, या इस पर आधारित 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल भी आपके बन सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटबुक आप साथ लेके बैठिए और जो यहां पर कंप्लीट करवाया जाता है आप उसको नोट कीजिए। देखते हैं इस टॉपिक को। यहां पर हमारे पास पॉइंट है दर्पण समीकरण, या जिसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं, मिरर इक्वेशन। यहां पर हमारे पास ये जो टॉपिक है वह किसी बिंब की दूरी जिसे कि हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की जो दूरी होती है जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी जिसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों के मध्य जो संबंध निकल कर आएगा, इनके मध्य जो रिलेशन होगा वह संबंध ही या वह सूत्र जो होगा वही कहलाता है दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। अब हमें यहां पर यह तो क्लियर हो गया कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है u, v और f में रिलेशन। यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको यहां पर मिलेगा यह दोनों ही प्रकार के मिरर के लिए एक समान होगा, चाहे मिरर आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही आपके यह सूत्र समान होने वाला है। तो अब हम इसकी उत्पत्ति करके देखते हैं कि इनके मध्य रिलेशन होता क्या है। तो हम यहां पर एक मिरर यूज कर रहे हैं और वह हमारे पास में है अवतल दर्पण। यहां पर हमारे पास में एक अवतल दर्पण हमने यहां पर लिया है और ये हो जाती है इसकी मुख्य अक्ष, यानी इसके पोल से गुजरती हुई जो रेखा गुजरेगी उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और जहां तक परावर्तन की घटना इस मिरर के द्वारा होती है उसे हम उसका एपरेचर यानी द्वारक कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। यहां पर हमारे पास माना कि यहां इस बिंदु पर इसका फोकस बिंदु है और पोल से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम उसकी फोकस दूरी कहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या का मान। तो यहां पर इसका डबल लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास इसका वक्रता केंद्र, जिसे मैं C से दर्शा देता हूं, और C से लेकर P के बीच की जो दूरी होती है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या से। आराम से आप टॉपिक को समझिए। एक बार डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप खुद से इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। अगर कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों तो मान के चलिए आपका यह डेरिवेशन एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट जाने वाला है। यहां पर C से लेकर P के बीच की जो दूरी होती है जिसे कि हम इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से दर्शा देते हैं। अब हमारे पास मिरर के बाईं तरफ हमने यहां पर C से दूर, यानी C से दूर है और अनंत के बीच में है, एक वस्तु हमने ली है जिसे हम बिंब बोलते हैं, और वो मैं यहां पर दर्शा देता हूं A और B से, यानी AB जो है वो हमारे पास बिंब हो जाता है। और बिंब की पोल से जो दूरी है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि सभी दूरियों का जो मापन होता है वो कहां से होता है, पोल से होता है। तो हमारे पास बिंब की पोल से जो दूरी है वो हमारे पास में है स्मॉल u। यहां तक हमारे पास दूरी कितनी है, स्मॉल u है। अब यहां पर इस वस्तु से प्रकाश किरणें मिरर पर आपतित होती हैं, वहां से परावर्तित होंगी और वहां पर उसकी इमेज बनती है। तो वहां पर फिर हम देखते हैं कि प्रक्रिया होती किस प्रकार से है। तो हम यहां पर
एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस मिरर पर आपतित कर देते हैं। आप यहां पर इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें किस प्रकार से आपतित होती हैं, तो उसका परावर्तन किस प्रकार से आता है, प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में हम जानते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से परावर्तित होती है। आप स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे, ये हम जानते हैं। अब हम यहां पर सेकंड प्रकाश किरण को भेजते हैं इसके पोल पर, तो पोल पर ये प्रकाश किरण जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से वापस लौटकर जाती है। आप यहां पर देख लीजिए, जितनी चौड़ाई से एंगल बन रहा है उतने ही चौड़ाई से आपके पास ये प्रकाश किरण लौटकर जाती है। यहां पर हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है इस प्रकार से। तो यहां पर हमारे पास ये जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है। यहां पर ये इमेज बन रही है जिसको मैं यहां पर डॉट डॉट से दर्शा देता हूं। तो यहां पर नीचे की ओर इमेज बन रही है, तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ए डैश और इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं बी डैश। ये हमारे पास इमेज बनी और इमेज कहां पर बन रही है, एफ और सी के मध्य, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बिंब को सी से दूर रखा जाता है तो उसकी इमेज एफ और सी के मध्य बनती है। 6 कंडीशन जो है उनके बारे में हम सब जानते हैं, हमने हल किया है। यहां पर इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देता हूं। हमारे पास यहां पर ये जो अवतल दर्पण है इसका जो घुमाव होता है वो बिल्कुल अत्यल्प लिया जाता है। तो जब हम इस बिंदु से इस रेखा पर यानी मुख्य अक्ष पर जब लंब डालते हैं तो यहां लंब वाले पॉइंट से इस पोल के बीच की जो दूरी होगी वो अत्यल्प होगी यानी नगण्य होगी। तो उस स्थिति में हम एम पी को ही मुख्य अक्ष पर क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। ये हमारे पास इसका डायग्राम हो जाता है। ये हमारे पास हो गया इसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम दर्शा देते हैं किससे, v से। तो हमारे पास u ये वाला पॉइंट हो गया, r यहां तक, f यहां तक और v हो गया यहां तक। हमें रिलेशन बनाना है v, f और u में। ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यहां पर हमने वस्तु को प्रकाश केंद्र से दूर रखा है, तब इसकी जो इमेज बनती है वह फोकस और सी के मध्य बनती है। यह हम जानते भी हैं और हमारे पास बन भी रही है। अब हमारे पास यहां जो इमेज बन रही है वो वास्तव में बन रही है क्योंकि परावर्तित किरण यहां पर आपस में मिल रही हैं, इसलिए इमेज जो है वो वास्तविक बनेगी। उल्टी बनती है क्योंकि यहां पर हमारे पास वस्तु ऊपर की ओर है और अब हमारे पास इमेज कहां पर बन रही है, नीचे की ओर। वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जो है उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये इसकी विशेषता हो जाती है। अब हमारे पास यहां पर 2 त्रिभुज आपको काम में लेने हैं, तो अब आपको थोड़ा फोकस करना है यहां पर, यहीं से प्रक्रिया को थोड़ा समझना है, उसके बाद तो आपकी ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 त्रिभुज मैंने यहां पर काम में लिए हैं, 2 त्रिभुज मैंने यहां पर काम में लिए हैं। त्रिभुज देखिए बी ए और पी, या इसको मैं लिख दूं ए बी पी। वह त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश और पी। जो पॉइंट मैंने लिखे हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, ए बी पी। तो ये वाला त्रिभुज आपका हो जाता है ऊपर वाला, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये वाला त्रिभुज आपके काम में है। इन दोनों त्रिभुजों के लिए कुछ कंडीशन को अगर हम समझें तो दोनों ही त्रिभुजों के लिए एंगल बी और एंगल बी डैश ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्लियर है? यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। सेकंड देखिए ए पी और बी, ए पी और बी, तो यानी ये वाला एंगल, ये मार्क में जो कर रहा हूं ये वाला एंगल बराबर है एंगल ए डैश
P और B डैश, A डैश P और B डैश, यानी ये वाला एंगल। क्योंकि हम जानते हैं कि पोल पर आपतित किरण जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल से परावर्तित भी होती है, क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतित किरण अभिलंब पर जितने आपतन कोण पर आती है तो उसका परावर्तन कोण भी उतना ही होता है। और P बिंदु पर जो इसका अभिलंब होता है वो ये डॉट डॉट यानी उसकी मुख्य अक्ष ही है, तो इसलिए मुख्य अक्ष जो है वो अभिलंब, तो ये हो गया इसका आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए उसके दो कोण आपस में बराबर हैं, और किसी त्रिभुज के लिए उसके दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। तब बचा कौन सा, B पर एंगल बन चुका है, P पर एंगल बन चुका है, बचा है A पर। तब एंगल BAP बराबर होगा B डैश A डैश और P, ये एंगल भी बराबर होगा। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के लिए अगर उनके दो एंगल बराबर हैं तो कन्फर्म है कि उसका तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो कक्षा 10 के अनुसार वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होते हैं। ये समरूपता के प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, यानी हमारे पास तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी दोनों एक जैसे दिखते होंगे। जैसे मैंने एक त्रिभुज यहां पर लिया इस प्रकार का, एक त्रिभुज लिया मैंने थोड़ा छोटा, तो ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं। यही होता है समरूपता का नियम। और अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक देता है, कवर कर देता है, तो उनको सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, सर्वांग सम के लिए इनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, वहां पर वो नियम लगेंगे, वो 10th क्लास के अनुसार हैं। हमें फिलहाल समरूपता के हिसाब से पता चल रहा है। तो जब हमारे पास ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो इस हिसाब से ये इसका लंब बनेगा, ये इसका लंब बनेगा, ये इसका आधार बनेगा, ये इसका आधार बनेगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस स्थिति में अगर फर्स्ट वाले के लिए मैं tan 45 डिग्री निकालता हूं, तो यहां पर देखिए A B C, इसको मैं दे देता हूं A डैश B डैश C डैश। तो फर्स्ट वाले के अनुसार AB बटा BC यही बनने वाला है। AB क्या है, इसका लंब है, BC क्या है, इसका आधार है। 10th के लेवल की बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट क्या होता है, हमें सिर्फ वो अप्लाई करना है, ये हमें पूरा काम में नहीं लेना है। सेकंड के हिसाब से देखो प्यारे विद्यार्थियों, tan 45 डिग्री बराबर इसके अनुसार क्या होगा, A डैश B डैश अपॉन में क्या होगा, B डैश C डैश, यानी इसका लंब और इसका आधार। तो इसको मैं डैश डैश दे देता हूं। तो देखिए इधर से tan 45, इधर से tan 45, दोनों बराबर हैं या नहीं है, बराबर हैं। तो राइट हैंड भी बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसके अनुसार लंब बटा आधार ऊपर वाले का, और इधर वाले के लिए भी लंब बटा आधार, इनको मैं डैश डैश दे देता हूं। यानी जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुजों के लिए लंब बटे आधार ये आपके समान होंगे। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, लंब बटा लंब डैश, आधार बटा आधार डैश, क्योंकि आधार को मैं ऊपर भेज देता हूं और लंब को नीचे ले लेता हूं। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात दोनों त्रिभुजों के आधार के अनुपात के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज का लंब अपोन में इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार अपोन में इस त्रिभुज का आधार।
तो हमें सिर्फ यही पॉइंट ध्यान में रखना है, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। कब की स्थिति में? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो फर्स्ट वाले के लंब में सेकंड वाले के लंब का भाग दे दीजिए, फर्स्ट वाले के आधार में सेकंड वाले के आधार का भाग दे दीजिए और दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसी का उपयोग करते हैं। तब आप देखिए यहां पर तीनों एंगल आपस में समान हैं। तब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी परस्पर समरूप त्रिभुज हैं, परस्पर समरूप त्रिभुज हैं। ये हमारे पास आ जाता है, ये कंडीशन आ गई। इससे हमें पता चला ये समरूप हैं। ये नियम अब हमें यहां पर लगाना है। इसके अनुसार कोई से भी त्रिभुज का ले लीजिए, पहले चाहे आप दूसरे वाले त्रिभुज को ले लीजिए चाहे पहले वाले को ले लीजिए। यहां पर मैं प्रतिबिंब को ले लेता हूं, तो प्रतिबिंब का लंब हो गया ये वाला, प्रतिबिंब का लंब हो गया ये वाला। तो इसके अनुसार मेरे पास आएगा बी डैश ए डैश और इसका लंब हो गया ये वाला, ये बन गया मेरे पास बी ए। एंगल यहां पर बन रहा था लंब, ये इसका लंब, तो लंब में इसके लंब का भाग दे दिया, यानी इसके परपेंडिकुलर में इसके परपेंडिकुलर का भाग दे दिया है। आधार देखिए, हम फर्स्ट इसको ले रहे हैं, इसका आधार देखिए P से B डैश और सेकंड का आधार P से B। फोकस करना है, यहीं से कंप्लीट होने वाला है। इसका आधार हो गया PB डैश और इसका आधार हो गया PB। तो ये मान हमारे पास में आ गया PB डैश और PB। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। ये जो मैटर था वो आपको नोट नहीं करना था, सिर्फ समझना था। यहां तक आप इसको नोट कीजिए। कुछ लैंग्वेज आपको इसकी लिखनी है कि डायग्राम में आपने क्या किया है, वस्तु को कहां पर रखा है, प्रतिबिंब कहां पर बना है, वास्तविक बना है, आभासी बना है। तो जो प्रक्रिया आपकी यहां पर कंप्लीट हुई है उसको आपको थ्योरी के रूप में लिखना भी है। तो आप यहां पर स्टार्ट करें, उससे पहले थ्योरी का कुछ भाग अवश्य लिखें। जो हमने प्रोसेस किया है उसी को लिखना है। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही स्थिति एक हमारे और बन रही है प्यारे विद्यार्थियों, वो देखिए। यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज और देखिए, ए डैश बी डैश एफ। पॉइंट में जहां पर बोल रहा हूं वहां पर फोकस कीजिए, बाकी आपका माइंड एक जगह स्थिर होना चाहिए। ए डैश बी डैश और एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। व यहां पर देखिए एम, ये लंब जो है रियल में यहां पर था, लेकिन अत्यल्प कोण के लिए हम P को ही एक लंब मान लेते हैं। तो एम पी एफ, एम पी एफ। बाकी लाइनों को गायब कीजिए, माइंड में ये रखिए एम पी एफ। देखिए ट्राइंगल बन रहा है एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ। इसके लिए भी आपको समरूपता वाला ही उपयोग करना है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये भी समरूप होने वाले हैं। कैसे? देखिए यहां पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, बी डैश बिंदु पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही पी बिंदु पर ये लंब है, तो इसका मतलब यहां पर भी 90 डिग्री है। इसका मतलब बिंदु P जो था यानी ए डैश बी डैश एफ, ऐसे पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश और एफ बराबर है एंगल देखिए एम पी एफ के, एम पी एफ के। और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एफ बिंदु पर यहां जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है? बराबर। कौन से तरीके से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो प्यारे विद्यार्थियों एंगल ए डैश एफ और बी डैश बराबर है एंगल, देखिए हमारे पास कौन सा एंगल ले रहे हैं? एम एफ और पी। ये दोनों एंगल भी बराबर हैं कौन से? शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हैं।
अब दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर, तो शेष बच गया वो एंगल भी आपस में बराबर। तब बचा कौन सा, यहां ए बिंदु पर ये वाला एंगल और यहां पर एम बिंदु पर, तब एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर होगा किसके प्यारे विद्यार्थियों, पी एम और एफ, ये भी आपस में बराबर होगा। तो तीनों ही एंगल वापस बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के लिए। तो इसका मतलब अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और जो नियम अभी हमने यहां पर लगाया वही नियम यहां लगाओ, आंसर बैठ जाएगा हमारे पास लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ परस्पर समरूप हैं। तब आगे देखिए, तो इस त्रिभुज के अनुसार लंब हो गया ये वाला, तो बी डैश ए डैश, और इसके अनुसार लंब हो गया पी एम बराबर आधार। पहले हम इसकी बात करें तो आधार ये हुआ, देखो प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करनी है, आधार हो गया ये, क्या हुआ एफ बी डैश, और इसका आधार पी एफ, देखिए ये वाला आधार पी एफ। क्लियर। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी की जो हाइट है ये हाइट एम पी के बराबर होने वाली है, क्योंकि ये जो किरण आपतित हुई है ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो मैं इस पी एम की जगह बी ए लिख सकता हूं, इसलिए क्या बनेगा बी डैश ए डैश पी एम की जगह में लिख सकता हूं बी ए बराबर यहां से एफ बी डैश और पी एफ, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। कि यहां पर जो प्रक्रिया अपनाई सेम वही प्रक्रिया हमने यहां पर अपनाई है। यहां पर पी एम जो था उसका मान वस्तु की हाइट के बराबर ही था, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो यहां से पूरी ऊंचाई बराबर ही रहने वाली है। अब आप यहां पर समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को जरा देखिए। समीकरण 2 और समीकरण 1 को जरा देखिए, उसका लेफ्ट हैंड बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड बराबर होगा या नहीं होगा, राइट हैंड भी बराबर होगा। तो अब हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां पर इसका राइट हैंड था, उसको मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, पी बी डैश अपॉन पी बी बराबर में हमारे पास एफ बी डैश अपॉन में पी एफ, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमें जो इक्वेशन 3 मिल चुकी है, इसमें अब आप ये देखिए कि ये सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। देखिए पी बी डैश, पी से लेके बी डैश की डिस्टेंस किसके बराबर है, वी के बराबर। क्लियर, ये मान हमारे पास अवेलेबल है। पी से लेकर बी के बीच की दूरी, ये मान हमारे पास अवेलेबल है यू वाला, ये भी क्लियर। नेक्स्ट पी एफ फोकल लेंथ, ये वैल्यू भी कंप्लीट। एफ बी डैश, एफ यहां पर है और बी डैश यानी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली कहीं पर भी नहीं है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम करेंगे क्या, इसको कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसे मानों में जो हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए हमारे पास P से लेकर B तक की दूरी हमारे पास अवेलेबल है V, यहां तक की वैल्यू हमारे पास में है F, तो शेष कितनी बची, ये वाली ही तो बचेगी। कैसे निकलेगी, V में से घटाना पड़ेगा किसको, F को, और V का मान था हमारे पास BP डैश में से किसको घटाना, PF को घटाना है।
बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा दूंगा तो बीच का मान बच ही जाएगा ना हमारे पास। तो एफ बी डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, उससे पहले मैं इनको एक बार नोट कर लेता हूं, पी बी डैश अपॉन पी बी। बिल्कुल आराम से आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर खुद से आप अभ्यास कीजिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। यहां इसकी जगह मैं लिख सकता हूं पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन में पी एफ, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर ये तीनों वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी हो गई, पी एफ फोकल लेंथ हो गई, यानी अब हमारे पास 1 2 3 4 5 मान है और ये 5 मान हमारे पास अवेलेबल हैं। चिन्ह परिपाटी आपको यूज करनी है, मान पुटअप करने हैं, कैलकुलेशन करनी है, रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहां पर करेंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आप जानते हैं। तो हमारे पास में यहां पर एक तरह से जब कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है राइट हैंड साइड में और दूरियों का मापन आप उसके विपरीत दिशा में करते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी का थोड़ा नियम। आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर आप मापन करते हो तो नेगेटिव साइन में, आपतित किरण की सेम डायरेक्शन में ही मापन करते हो पॉजिटिव साइन में, और हम दूरियों का मापन करते हैं पोल से, तो किरण आपके इस तरफ आ रही है और P से नापने के लिए हम इस तरफ जा रहे हैं। देखिए F को नापेंगे इस तरफ आएंगे, F को नापने के लिए इस तरफ, V को नापने के लिए इस तरफ, U को नापने के लिए इस तरफ, R को नापने के लिए इस तरफ। हम इस तरफ नापने के लिए आ रहे हैं, जबकि किरण ऐसे जा रही है तो सभी मान किस में होंगे, माइनस में। तो हमारे पास पी बी डैश बराबर कितना, माइनस वी। पी बी जो है वो होगा माइनस का U, पी एफ जो है वो होगा माइनस का F, और यही मान है आपके पास, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मान इसमें रखने हैं, फिर कैलकुलेशन करनी है। यहां तक आप इसको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग कंप्लीट हो रहा हो यहां तक भी कि लगता है बिल्कुल हो जाएगा, तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कर दीजिए ताकि 3 नंबर का क्वेश्चन उनका भी कंप्लीट हो सके। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारे पास ये प्रतिबिंब की दूरी जो माइनस में होगी, बिंब की दूरी माइनस u में होगी, और फोकल लेंथ वो भी माइनस में होगी, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी। बिंब की हाइट जो है वो होगी पॉजिटिव में ऊपर की ओर, और प्रतिबिंब की हाइट होगी नेगेटिव में। क्लियर है। अब ये जो मान है उनको हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास ये सभी मान जो हैं वो समीकरण 4 में हम पुट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से, आप यहाँ पर मान लिखिए और फिर इसको हल कर लीजिए। पी बी डैश का जो मान है वो माइनस का V है, पी बी का जो मान है वो माइनस का U है। आप वहाँ से देखते जाइए, हमारे पास पी बी डैश माइनस का V, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, पी एफ जो है वो हमारे पास माइनस एफ है। तो माइनस को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस की, यहाँ पर एफ और नीचे हमारे पास में है माइनस का एफ। कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब आपके देखिए इस माइनस से ये माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा v अपॉन u बराबर में f जो है वो इन दोनों के एलसीएम में है, तो इसका भाग मैं दोनों में दे देता हूं। तब हमारे पास यहां जो वैल्यू बचेगी वो देखिए माइनस वी अपॉन माइनस एफ। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो माइनस ही बचेगा f अपॉन एफ। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा v अपॉन u बराबर माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां से मैं इसको हटा देता हूं। हमारे पास बचेगा v अपॉन f और माइनस में 1, f से f डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास मान बच जाता है। अब इस समीकरण में हमारे पास VF1 बच रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिए अब हमें क्या करना है कि इसके दोनों तरफ, यहां पर दोनों तरफ V का भाग देने पर
एक साइड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, दोनों साइड से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। दोनों साइड में v का भाग दे देते हैं। तो ऊपर तो v है, नीचे था u, भाग दिया किसका, v का, बराबर ऊपर हमारे पास में v है, नीचे f था, भाग दिया हमने किसका, v का, माइनस ऊपर 1, नीचे भी 1 था इसलिए v। यहां पर देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा। क्लियर। बराबर में हमारे पास v से v कैंसिल हुआ, 1/f बच जाता है। यहां पर 1/v बच जाता है। इस माइनस वाले पद को इधर लाते हैं, तब हमारे पास 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और अब इस सूत्र में u v f ही है, यानी रिलेशन बिटवीन u v f, और इसी को बोलते हैं दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण, या हम कह सकते हैं बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, या दर्पण समीकरण और दर्पण सूत्र। जब इस फॉर्मूले पर आधारित कोई न्यूमेरिकल कंप्लीट किए जाते हैं, तब वहां पर इनकी जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित यूज की जाती है। यानी सूत्र स्थापना करने पर हमने चिन्ह सहित इसको यूज किया है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय भी आपको इनकी जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित ही यूज करनी है। यहां पर हमने दो त्रिभुज लिए, समरूपता का नियम लगाया, फिर दो त्रिभुज हमने लिए, समरूपता का नियम लगाया, दोनों के लिए दो समीकरण बने, लेफ्ट हैंड बराबर हुए, राइट हैंड बराबर कर दिए। हमने वहां पर कुछ वैल्यू ज्ञात नहीं थी, bf का मान हमने वैल्यू ज्ञात की, pb डैश में से pf को घटा दिया तो वह मान भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया, मान निकाले, यहां पर पुट किया, कैलकुलेशन की, आंसर कंप्लीट, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये हमारे पास फाइनल है दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हल कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये पॉइंट हल होते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि माना कि हमारे पास कोई अवतल दर्पण था और उस अवतल दर्पण से कोई मोमबत्ती यहां पर रखी हुई है, और ये जो मोमबत्ती यहां पर है, यहां पर इस मोमबत्ती की मिरर से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। मिरर से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी हमें u का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर। और यहां जो मिरर हमने यूज किया है उस मिरर की फोकस दूरी जो है वो हमें यहां पर दे रखी है, सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी का मिरर है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये मिरर है। अब चूंकि इस दर्पण के लिए फोकस दूरी भी नेगेटिव में होती है, इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव साइन यूज कर लिया है। अब इसमें यह पूछा है कि इस मिरर के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, यानी हमें किसका मान पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, v का मान पूछा गया है। अब हम ये भी जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए v का जो मान होता है वो नेगेटिव साइन में आता है, तो जब आप इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करोगे तो v का मान नेगेटिव में ही आना चाहिए। अब हम यहां पर देख लेते हैं, इस सूत्र का उपयोग आपको करना है। देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। वैल्यू पुट कीजिए, 1/-10 प्लस 1/v बराबर -1/5। क्लियर है। यहां इस वैल्यू को उठा के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/v बराबर -1/5 प्लस 1/10। यहां पर इसका एलसीएम जो है वो 10 आ जाता है, यहां पर बच गया माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर -1/10। ये वैल्यू 1/v है और ये वैल्यू -1/10 है, तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो v का मान -10 सेंटीमीटर आता है। यानी हमारे पास वस्तु जो है अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उस प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो मिरर से 10 सेंटीमीटर पर ही होगी।
और जब u और v दोनों बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर भी आते हैं, तो इसका मतलब वो वस्तु थी वो कहां पर स्थित थी, वक्रता केंद्र पर थी। अब कैसे पता करें, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है 5 है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती है, यानी 10 सेंटीमीटर पर वो वस्तु थी और 10 सेंटीमीटर पर तो वक्रता केंद्र था। और वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु होती है तो उसकी इमेज जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनती है, बराबर साइज की बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। ये प्रतिबिंब निर्माण में हम जान चुके हैं। तो कंप्लीट हो जाता है आपके पास में दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र का डेरिवेशन और एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल। और प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट हो चुका है तो सेंड कर दीजिए अन्य दोस्तों को ताकि उनका भी कंप्लीट हो सके। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसका कोई दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक।